चलिए ये क्लास 8 है। क्लास 8 का बुक है ये। चैप्टर 2 है, अतीत से वर्तमान है। कौन सा किताब है? अतीत से वर्तमान। अतीत से वर्तमान ये चैप्टर किताब का चैप्टर 2 है, अतीत से वर्तमान। इस चैप्टर का आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और देखिए क्वेश्चन आंसर पहले करने से पहले कह दिया याद करना है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इधर है दीवानी, शेर मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चेन्नम्मा, सिपाही, बारहस्टर। इधर दे दिया है टिप्पू सुल्तान, भू राजस्व वसूल अधिकारी, सिपोही, भारत का एक पहला गवर्नर जनरल, फौजदारी और कित्तूर में अंग्रेज विरोधी का नेतृत्व करने वाला किसने किया? जिसको जोड़ी मिलाना तो देखिए नीचे हम मिला चुके हैं जोड़ी। दीवानी क्या होता था? तो भू राजस्व वसूलने का अधिकार होता था। शेर में सिर किसको कहा जाता है? टिप्पू सुल्तान को। फौजदारी अदालत, ये फौजदारी अदालत होता है। और रानी चेन्नम्मा जो था कित्तूर की महारानी थी, जो अंग्रेजों के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। सिपाही, सिपाही को ही कहा जाता है। और बारहस्टी भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान को पूर्ति करना, भरना है। तो बताना है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से हुआ। तो बंगालों पर जो अंग्रेजों का जीत हुआ प्लासी की युद्ध से हुआ। प्लासी के जंग के बाद जो है बंगाल पर कब्जा कर लिया था। फिर दूसरा है कौन? हैदर अली और टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो ये मैसूर का शासक था हैदर अली, और इसके पुत्र है टिप्पू सुल्तान। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा का जो तीसरा क्वेश्चन है, डलहौजी कौन सा सिद्धांत देती है? विलय की नीति दिया था। इसके तहत क्या था? जिसके पास जो भी पुत्र नहीं होता था वो उसको अपने आप राज्य में मिला लेता था, ये कहकर कि जिसका यहाँ पुत्र नहीं होगा उसका राज्य अंग्रेज का होगा। तीसरा कह रहा मराठा रियासत मुख्य रूप से खाली स्थान भाग में स्थित है। तो मराठा रियासत मुख्य रूप से दक्षिण भारत में स्थित है, दक्षिण भाग में हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है गलत और सही का निशान, गलत और सही के बारे में बताना। तो मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत होता गया। तो जी नहीं, मुगल 18वीं शताब्दी में बल्कि 1750 से ही स्टार्ट हो गया था। 1757 में युद्ध, 1764 में, फिर बक्सर में, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद ये मजबूत होने लगा था 18वीं सदी में। फिर कह रहा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। जी नहीं, एकमात्र यूरोपीय कंपनी, इसके साथ अलग अलग बहुत सारी कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ ब्रिटिश की महारानी से उसको ये चार्टर मिल गया था कि वो अकेले ब्रिटिश का कंपनी है जो भारत में व्यापार कर सकता था। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इससे ब्रिटिश वही का आएगा। इससे पहले ब्रिटिश, ये ईस्ट आया, पुर्तगाली आया, डच आया, डेनिश आया, फ्रांसीसी आया, ये सारे कंपनी यहाँ से व्यापार करते थे। एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं होगा। फिर कह रहा महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो जी बिल्कुल, राजा रंजीत सिंह जो थे पंजाब के ही राजा थे। फिर अगला कह रहा हूँ अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया। ये भी गलत है, उसने अपनी शासकीय बदलाव किया। जहाँ किए गए कब्जा जहाँ किया वहाँ किलाबंदी करना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो शासन चलाना आसान हो जाए, राजा से सुरक्षा मिल जाए। तो उसने क्या शासकीय बदलाव किया था, वहाँ ब्रिटिश का रूल लगा दिया था। फिर कह रहा है चौथा क्वेश्चन, आइए विचार करें। अब विचार करना। पहला क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय भारतीय कंपनी की तरफ क्यों आकर्षित हो रहा था? यूरोपवासियों जो है भारतीय कंपनी की तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है? तो इसका देखिए, इसका कारण क्या है? तो व्यापारी जो है, यूरोप व्यापारी कंपनियों के भारत की तरफ आकर्षित होने के बहुत सारा कारण, जिसमें से 3 मुख्य कारण। पहला कारण है यूरोप कंपनी ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावना देखी। क्या था? उसको बहुत सारा संभावना मिल रहा था, बहुत सारा प्रॉफिट होने की संभावना। यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तु की मांग थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, और ये यहाँ सस्ते दामों पर उपलब्ध था। तीसरा जो है, वे भारत में कम कीमत की सामानें खरीद कर वापस यूरोप में जाकर उन्हें ऊंची कीमतों में बेचकर इनसे अधिक
इनसे क्या था, इन्हीं व्यापारियों की संभावना के कारण यूरोपीय व्यापारी भारत की तरफ आकर्षित होने, क्या होने, उसके व्यापार से अधिक लाभ होने लगा था, जिसके कारण वो आकर्षित होने लगा था। अब देखिए अगला जो है 5वां क्वेश्चन है, कह रहा बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था। तो देखिए बंगाल की नवाब जो है और ईस्ट इंडिया कंपनी कई कारणों पर विवाद था, जिसमें पहला है नवाब ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। नवाब ने क्या, कंपनी को छूट नहीं दे रहा था, जिसके कारण दोनों में आपस में विवाद हो रहा था। दूसरा है नवाब ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि मांगी। क्या क्या, नवाब ने कंपनी सबसे अधिक राशि मांगने लगा, जो जिसके कारण विवाद होने लगा। तीसरा है नवाब ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने का भी मना कर दिया। कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार नहीं दिया था, फिर भी कंपनी सब ढालने लगा था, इसके कारण भी विवाद चला था। चौथा कारण कह रहा है नवाब ने कंपनी पर टैक्स अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया, ये भी उसके दोनों विवाद का कारण है। और लास्ट है 5वां कारण, कंपनी ने भी नवाबों पर विभिन्न आरोप लगाए कि नवाबों के स्थानीय अधिकार कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहा है, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार व पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। सारे विवाद होने के कारण दोनों कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच टकरार हुआ। फिर 6ठा क्वेश्चन है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा पहुंचा। तो देखिए दीवानी मिलने से बहुत सारा फ़ायदा हुआ, जिसमें से पहला है दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल साम्राज्य का संसाधन पर नियंत्रण कर लिया। दूसरा है कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तु ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदता था, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं लाना पड़ता था, बल्कि यहीं से राजस्व वसूल कर उसी से सामान खरीदता था। अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती थी, जैसे सूती रेशमी खरीदना, रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के लिए खर्च पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण करने खर्चा उठा सकता था, क्योंकि दीवानी मिलने से उसका टैक्स वसूलता था भारतीय किसानों से, उससे फिर वो सारा कार्य करता था। फिर 7वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी टिप्पू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा खतरा मानता, जिसमें से एक पहला है टिप्पू सुल्तान। अब इसका खतरा मानने के क्या कारण है, देखिए पहला कारण है मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर के नियंत्रण में था, और मैसूर का शासक कौन था, टिप्पू सुल्तान था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टिप्पू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दिया था। और दूसरा है टिप्पू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से, लोग वहाँ आसपास के जो लोग रहते थे उसे भी व्यापार करने से रोक दिया था। इसके कारण दोनों में सबसे बड़ा खतरा जो है कंपनी टिप्पू सुल्तान को मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, और तीसरा इसका एक और कारण है, टिप्पू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी कर लिया था, ये भी कारण है। अगला 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन का सब्सिडी अलायंस, जिसको सहायक संधि कहा जाता है, की व्यवस्था के बारे में बताना है, व्याख्या करना है। तो सहायक संधि का अर्थ होता है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि अपनाया था। क्या किया था, कंपनी जो है सहायक संधि रचना है ताकि कंपनी का शासन का विस्तार किया जाए। इससे सहायक संधि इसलिए कहा जाता है क्यों जो कि भारतीय शासन इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, अब तक कंपनी उसकी सुरक्षा पूर्ण सहयोग करने का वादा करते थे। और लेकिन संधि का जो है कुछ शर्तें होता था। पहला शर्त भारतीय शासक को अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रखने देता था। दूसरा, जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेगा। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के दर के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासन से छीन लेता था और कंपनी अपने अंदर ले लेता था, जो भी राज्य उसको शुल्क नहीं प्रदान करता। तीसरा, शासन को दरबार
अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखना होगा जो शासकीय गतिविधि पर नज़र भी रखता था। तो ये सब सहायक संधि का शर्त था जो अंग्रेज और कंपनी और भारतीय शासकों के बीच में था। अब देखिए 9वां प्रश्न है, कह रहा है कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग होता है। कंपनी का शासन जो था भारतीय राजाओं से अलग होता था। अब कैसे होता था, तो भारतीय राजाओं के शासन कंपनी से अलग होने, पहला देखिए शासन अलग अंतर में क्या है, तो भारतीय राजा ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाग विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु इकाई ब्रिटिश प्रशासनिक एवं एक सेकेंड देखिए क्या था, कंपनी ने अलग अलग परंतु इकाई ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाई की तरह प्रभावी नहीं था। कंपनी प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। यह अंतर है। फिर दूसरा अंतर है, कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। और तीसरा अंतर है, भारतीय राजाओं में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह की मुकदमे की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेज ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालतों की व्यवस्था। दीवानी में क्या होता था, कर संबंधी फैसला होता था, फौजदारी में मारपीट संबंधी फैसला किया जाता था। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन, कंपनी की सेना किस संरचना में आए बदलाव का वर्णन करना। कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का क्या करना है, वर्णन करना है। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुआ, तो देखिए यहाँ 5 बदलाव हैं। कंपनी ने क्या किया था, पैदल और घुड़सवार सिपाही की जगह पेशेवर और सैनिक की भर्ती किया। दूसरा, कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक का प्रशिक्षण किया। तीसरा, कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार जैसे मस्केट तथा मैच लॉक आदि में लैस कर दिया। चौथा, कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्ति किया। और पांचवा है, सेना में यह भावना जगाई गई कि कोई धर्म जाति नहीं है, वह केवल सैनिक है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार रहना उसका कर्तव्य होता है। तो ये 10 प्रश्न था। अब आगे है करके देखना, ये खुद से बनाने वाला है, फिर भी हम बता देते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एवं छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की सांस्कृतिक शिल्प जीवन के बारे में पता लगाना है। ये खुद से करने वाला, फिर भी हम बता देते हैं। देखिए क्या था, औपनिवेशिक काल के दौरान यूरोप के शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की सांस्कृतिक शिल्प जीवन में निम्नलिखित बदलाव है। कौन कौन आया, तो पहला, औपनिवेशिक काल में कलकत्ता एवं प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधा से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जहां सब प्रकार की सुविधा मिलता था, जिस शहर ये सब में रहना चाहते, जबकि भारतीय लोग अनियोजित सघन और सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने पर मजबूर थे। उसके बाद कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ था। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों के आदि में लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। और तीसरा जो है, औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी बना। इसमें मिस्त्री, रोमन, प्राच्य और भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया गया था। भारतीय संग्रहालय विक्टोरिया मेमोरियल इसका एक महत्वपूर्ण और उदाहरण भी है।
आज का लास्ट प्रश्न है, 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में क्या करना है? तस्वीरें, कहानियाँ, कविता और जानकारी इकट्ठा करें। झांसी की रानी के बारे में बताना है, या महादिया सिंधिया के बारे में, या फिर हैदर अली, महाराजा रंजीत सिंह, डलहौजी, या इसके आपके इलाके कोई भी पुराने शासक के बारे में तो हम बता देते हैं महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? पंजाब के राज परिवार में हुआ था। उन्होंने 1801 में पंजाब का महाराजा घोषित किया था। वे एक महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता रखी थी। उन्होंने सभी धर्मों का सदैव सम्मान किया। तो आज का लास्ट प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा ये हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में हमें बता सकते हैं। कमेंट कर के बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगला चैप्टर फिर मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।